सो हमारा वर्क पावर एनर्जी का लास्ट का आज टॉपिक है, वो है कोलिजन। कोलिजन बेसिकली कोलिजन जब बोला जाता है, जैसे कि टकराव जो है वो एक कोलिजन है। कि बातों बातों का टकराव हो जाता है, किसी के जो वो ख्याल नहीं मिलते उसमें टकराव हो जाता है। ऐसे टकराव जो है वो, जैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जनरली जो है वो वो टकरा गई, तो उसको भी जो है वो हम स्ट्राइकिंग वन बॉडी विद अनदर बॉडी, उसको भी जो है वो हम कोलिजन बोलते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोलिजन के लिए जो है वो एक्चुअल में दो बॉडीज का जो वो कांटेक्ट में आना जो वो जरूरी है? पहले तो ये सोचो जरा कि क्या जब कोलिजन होता है तो हर हाल में दो बॉडीज जो है वो, इज इट नेसेसरी टू फॉर द कोलिजन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर? यस, सबसे क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब द फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, आप लोग ये कहना चाह रहे हो, है ना? Yes, sir. नहीं, सबसे बड़ी बात जो है वो कि कोलिजन में इट्स नॉट, क्योंकि जनरली जब हम कोलिजन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो कोलिजन को हमने बोला कि स्ट्राइकिंग द वन बॉडी विद द अनदर बॉडी इज कॉमनली नोन एज अ कोलिजन। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो है वो क्या जो दो बॉडीज जो है वो आपस में जो है वो कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट जो वो नेसेसरी नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जो वो मैग्नेट्स होते हैं, तो मैग्नेट में जो ऑपोजिट पोल होंगे तो वो तो अट्रैक्ट कर देंगे। जब सिमिलर पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के टच करे बिना ही जो है वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, और वो टच करे बिना भी उनके जो है वो उनके डायरेक्शन जो है वो बदल गई, उनके जो वो मोशन में जो वो चेंज आ गया, उनकी वेलोसिटी में जो वो चेंज आ गया, तब भी हम ऐसे कहेंगे कि ये कोलिजन जो वो हुआ है। तो एक्चुअल में कोलिजन के लिए जो है वो, मतलब कोलिजन जब ऐसा हमेशा नहीं है कि कोलिजन जब होता है तो बॉडी जो है वो हमेशा कांटेक्ट में आती है। अब कोलिजन जो है वो कैन अकर इन केस ऑफ जस्ट वन बॉडी आल्सो। मतलब एक बॉडी के साथ भी जो वो कोलिजन जो है वो हो सकता है। वो कैसे? जैसे बॉल को जो है वो हमने ड्रॉप किया, तो नीचे तो फ्लोर है ना, तो बॉल जो है वो एक बॉडी है, उसके साथ कोलाइड कर गई, तब भी जो है वो कोलिजन हुआ। पर उसमें क्या हुआ, हमारा फिजिकल कांटेक्ट आया। बट जैसे चार्जेस है, उनके बीच में जो है वो सिमिलर चार्जेस जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहां पे भी जो फिजिकल कांटेक्ट जो वो नहीं आया। सो फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोलिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रहेगी याद करने के लिए कि नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। नो फिजिकल कांटेक्ट is required for the collision. ठीक है, एग्जाम्पल से जो वो तुम्हें समझा दिया कि कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है। तो बेसिकली कोलिजन जो होता है, कोलिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टिकल जो वो दे कम क्लोज टू ईच अदर, इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्सेस, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाए कुछ टाइम के लिए, और उन फोर्स लगाने की वजह से, तो कुछ टाइम के लिए जो फोर्स लगी, उसे लगने से जो है वो क्या हुआ कि बॉडी की जो वेलोसिटीज है और जो डायरेक्शन है वो जो है वो बदल गई। मतलब डायरेक्शन जो वो चेंज होगी। जैसे मान लो एक कार जा रही है, कार के सामने एक कार्ट आ जाए, तो कार्ट को जो जैसे वो हम मॉल में जो लेके चलते हैं सामान वगैरह पिक करने, उसको सोच लो, तो वो एक बड़ी ट्रक के आगे अगर वो चीज आगे सामने टकराएगी तो वो ट्रक को थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट वो उड़ के जो है वो किसी और साइड पे जो है वो गिरेगी। तो ये भी जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो कोलिजन हुआ। तो कोलिजन जो है वो बेसिकली फोर्स एक्ट करती है कुछ टाइम के लिए, और उससे क्या फर्क पड़ता है, उस बॉडी की जो है वो वेलोसिटीज जो है वो बदल जाती है। दोनों की भी बदल सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे जो है वो हम कोलाइड कर रहे हैं, और उनकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। सो कोलिजन जो है वो एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें टू बॉडीज they interact with each other by in terms of force, and their velocities and directions get changed, so we call that a collision. तो ये एक सिंपल सी जो डेफिनेशन जो वो कोलिजन की जो ऐसे समझ सकते हैं। बट अगर दो बॉडीज के कोलिजन को और थोड़ा जो है वो
अच्छे से समझना हो तो ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है और लेट्स से दो ब्लॉक है और दूसरे ब्लॉक के साथ जो वो स्प्रिंग जो वो अटैच कर रखा है। ऐसे सोचो कि देयर इज अ ये एक ब्लॉक, ये जो वो स्प्रिंग लगा हुआ है, थोड़ा पता चल रहा होगा, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक ए और ये जो है वो बॉडी दूसरी जो है वो बी बॉडी है जिसके साथ जो स्प्रिंग जो वो अटैच कर रखा है। अभी सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखें कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू बी वो है 0 और लेट से इसकी कुछ वेलोसिटी थी वो थी यू ए। ये पहली जो है वो सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं। अब क्या किया कि एक ब्लॉक and there is another block B attached with the spring and B is at rest. The block A is moving, या ये ब्लॉक A जो है वो that comes in contact with the जिसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग को क्या होगा, जैसे ये इसके स्प्रिंग के साथ लगेगा तो ऐसे थोड़ा होगा कि लगते ही जो है वो ब्लॉक बी जो चलने लग पड़ेगा। तो स्प्रिंग जो है वो धीरे 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 जो है वो कंप्रेस होना जो है वो शुरू होगा। जब ये कंप्रेस हो जाएगा मतलब दो चीजें जो वो अटैच, स्टिल द बॉडी बी विल नॉट मूव, क्योंकि तब जब तक ये स्प्रिंग जो है वो कंप्लीटली कंप्रेस नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो ये बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी। तो दूसरी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉक जो ये था ये अभी ए, ये स्प्रिंग जो है वो अब इसके साथ ये टच कर गया है। स्टिल द वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो इज 0 और ए की जो है वो अभी है, ए तो अभी भी चल रहा है क्योंकि ये स्प्रिंग को जो धीरे धीरे जो वो कंप्रेस कर रहा होगा। नाउ द सिचुएशन चेंजेस। थर्ड सिचुएशन में जो है वो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ये स्प्रिंग जो है वो इसके साथ होने की वजह से जो ए की वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो ए की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, क्यों चेंज हुई होगी, क्योंकि वो इसके स्प्रिंग के साथ जो है वो उसकी जो एनर्जी थी वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो वो यूज हो रही होगी, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कम हो गई होगी। तो लेट्स से ये यू प्राइम कह देते हैं और जो और ये जो है वो यू बी कुछ ना कुछ जो है वो अब इसकी अब बी भी जो है वो चलने लग पड़ेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। ये सब जो है वो कोलिजन में जो है वो कोलिजन को अच्छे से इमेजिन करना हो, पर ये जो है वो बहुत बहुत ही कम टाइम में बहुत कम सेकंड में जो है वो ये सब होता है, इसलिए जो है नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी वहां अब क्या होगा। अब ये दोनों जो है वो एक फोर्थ सिचुएशन में ये दोनों जो है वो एक साथ जो है वो अब चलने लग पड़ेंगे। तो दोनों जो है वो एक कॉमन स्पीड जो है वो उनकी आ जाएगी, लेट्स से v ले ले। तो दोनों जो अब एक साथ एक ही स्पीड से जो वो चलने जो वो लग पड़ेंगे। उसके बाद जो फाइनली जब जो है वो इसके बाद जो है वो एक ही स्पीड से जो है वो चलेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो फिर से अपनी, क्योंकि कोलिजन होने के बाद जो स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, अब उसके बाद जो ये स्प्रिंग जो फिर से क्या करने लग पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो वो गेन करने लगेगा। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो वो गेन करने लगेगा फिर से क्या होगा, अब वेलोसिटी जो है वो फिर से जो वो कुछ ना कुछ बदल जाएगी। अब उसकी वेलोसिटी जो है वो मान लो लेट्स से ए की जो है वो वी 1 कह दें और बी की जो है वो लेट्स से वी 2 कह दें। तो अब मतलब पहले जब एक स्टेज आई कि दोनों जो है वो एक ही वेलोसिटी से जो है वो चल रहे होंगे, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो क्या होगा, दोनों की जो है वो डिफरेंट
वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी, फाइनल जो लास्ट सिचुएशन, उसके बाद क्या होगा कि ये जो ए है अब उसके साथ बी के साथ जो कांटेक्ट में आया था उसका जो है वो उससे डिटैच हो जाएगा। अब ए जो है वो कुछ और स्पीड से, मान लो फाइनल जो है वो स्पीड इसकी ए की जो है वो वी ए कह दें, और ऐसे ही जो है वो ये जो बॉडी बी होगी ये कुछ वेलोसिटी से जो है वो चलने लग पड़ेगा। तो ये जो वो बेसिकली जो वो ये सारी सिचुएशन से होके जो है वो एक कोलिजन जो वो होता है। तो ये जो मैंने जो है वो 6 जो मैंने स्टेजेस जो वो बनाई, ये जो 6 जो वो स्टेजेस जो बताई, ये स्टेजेस जो वो इतने कम टाइम के में जो वो अक्कर हो जाती है, मतलब दैट टाइम बहुत ही कम टाइम होता है जो ये सब जब होता होगा। सो देन इसको जो है वो अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में जो है वो कि जो सबसे पहले मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ फिगर्स को जो वो देखना। फिगर जो 1 थी, फिगर 1 में जो है वो क्या हुआ, इनिशियली ब्लॉक बी जो है वो रेस्ट पे है, स्प्रिंग के साथ अटैच हो रखा है, बट ब्लॉक ए जो है वो इज मूविंग टुवर्ड्स द ब्लॉक बी की तरफ। ये जो है वो फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन है या फर्स्ट जो फिगर जो बनी हुई है। उसके बाद सेकंड फिगर में क्या हुआ, ब्लॉक जो ए है वो अब बी के जो है वो कांटेक्ट में आया, तो स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे कंप्रेस होने शुरू हो गया। दो सेकंड सिचुएशन में जो बता रखा, बट द स्टिल जो है वो हमारा जो बी ब्लॉक होगा अभी मोशन में नहीं आया होगा। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द ब्लॉक ए जो है वो एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। ऑब्वियसली स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए जो स्प्रिंग जो वो इसको कंप्रेस नहीं होने दे रहा होगा, तो वो रिटार्डिंग फोर्स जो वो लग रही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड जो वो थोड़ी सी जो वो चेंज हुई होगी, कम हुई होगी रिटार्डिंग फोर्स। और ब्लॉक बी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो फोर्स जिसकी वजह से वो एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्सपीरियंस है, उधर जो है वो उसे रिटार्डिंग फोर्स लग रही होगी, और उधर दूसरे बी को जो है वो कौन सी लग रही होगी, एक्सेलरेटिंग फोर्स जो वो लग रही होगी। तो ये सिचुएशन जो है वो लगने शुरू होगी। तो जिसकी वजह से जो वो स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए जो है वो विल डिक्रीज, एंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी जो है वो विल जो है वो इंक्रीज। क्लियर है पॉइंट। अब अगली सिचुएशन में देखो, तो डिफॉर्मिंग ऑफ द स्प्रिंग जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा ना, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता जाएगा टिल द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बिकम्स सेम। तब तक जो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता जाएगा जब तक इन दोनों ब्लॉक जो है वो एक ही स्पीड से जो है वो चलने शुरू ना हो जाए। तो ये फिगर जो है वो डायग्राम जो वो नंबर 4 सिचुएशन में जो बना रखी है। नाउ एट दिस पोजीशन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। तो ऐसी इस सिचुएशन में स्प्रिंग में कंप्रेशन जो वो मैक्सिमम है। अब उसके बाद स्प्रिंग जो वो धीरे धीरे फिर से अपना शेप जो वो गेन करने लगेगा, मतलब आफ्टर दिस द रीफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग जो विल स्टार्ट, यानी स्प्रिंग जो वो फिर से जैसे शेप थी वो गेन करने जो वो लग पड़ेगा। एंड फाइनली द ब्लॉक ए गेट्स डिटैच्ड, एंड द जो ब्लॉक बी है वो भी जो है वो दैट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये कुछ कोलिजन में जो अब द प्रोसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू बॉडी that can be easily understood, that can be easily understand by imagining this kind of जो ये मैंने सिचुएशन बना रखी है, इस कोलिजन को समझे तो इससे जो हमें पता चलता है कि कोलिजन में कुछ ऐसा जो वो होता होगा। दैट मीन्स इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि जब प्रोसेस होता है, ये कोलिजन का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कोलिजन जो है वो ये वैसे बातें जो समझने के लिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, ये द प्रोसेस ऑफ कोलिजन जो है वो बल्कि ड्यूरिंग लगाने, द प्रोसेस ऑफ कोलिजन starts with पहला फिनोमेना लगा डिफॉर्मेशन का।
तभी तो चीजें जब हम टकराते हैं कोई ना कोई चीजें टूटती हैं। जैसे मान लो लाइट या बम्पर गाड़ी का ऐसा कुछ जो वो जब कोलिजन हुआ तो कुछ ना कुछ चीज जो वो टूट जाती है, तो दैट स्टार्ट्स विद द डिफॉर्मेशन and the stage comes the maximum deformation and then finally ends with the reformation. Starts with the deformation, then maximum deformation, and finally it ends with the reformation, and finally it ends with the reformation. Finally it ends with the reformation. With the reformation ये होता है. So there are, हम ये कह सकते हैं कि 3 distinct जो है वो आइडेंटिबल स्टेजेस जो है वो होती हैं. कौन सी? एक कोलिजन में एक होता है बिफोर, मतलब 3 स्टेजेस से जो वो निकलते हैं, 3 जिन्हें हम आइडेंटिफिएबल होती हैं कि आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि 3 स्टेजेस जो होती हैं, एक बिफोर, एक हो गया जो है वो ड्यूरिंग, जब वो कोलाइड हो रहे होंगे ड्यूरिंग, एंड उसके बाद ड्यूरिंग, और लास्ट जो है वो क्या होगा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, कि जब कोलिजन हो गया उसके बाद. तो बिफोर कोलिजन भी कुछ अलग स्पीड होगी, ड्यूरिंग जब कांटेक्ट में आया तो कुछ और जो वो मोशन जो वो और होगा, स्पीड जो कुछ और होगी, और कोलिजन होने के बाद जो वो कुछ और जो वो स्पीड हो जाएगी. तो ये जो स्टेजेस है बिफोर एंड आफ्टर द स्टेजेस जो है वो, इनमें जो इंटरेक्शन फोर्सेस की जो होती हैं, बिफोर भी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है तब भी फोर्स 0 है. आफ्टर जब कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद भी जो है वो सेपरेट हो गई बॉडी, तब भी आपस में कोई फोर्स जो वो नहीं लगा रहे हैं. इसका मतलब कि यहाँ पे हम जो है वो ऐसी स्टेज को जो है वो बिफोर एंड आफ्टर पे जो है वो कंजर्वेशन ऑफ जो है वो मोमेंटम जो है वो दैट कैन बी यूज्ड, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम होगी वो जो है वो हम उनको कंजर्व करवा सकते हैं. कैसे करवा सकते हैं? ये क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब ड्यूरिंग, जब बिफोर एंड आफ्टर है दोनों केस में, जब बिफोर की बात करें, बिफोर में भी जो वो फोर्स जो वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फोर्स कितनी है? 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रही है. आफ्टर में जो है वो कोलिजन हो गया उसके बाद उसमें भी जो वो फोर्स जो वो क्या है? 0 लग रही है. तो जब फोर्स जो वो 0 है तो दैट मीन्स मोमेंटम जो है वो हम कंजर्व कर सकते हैं. क्या था मोमेंटम? सेकंड लॉ ये कहता है कि एफ जो होता है दैट इज इक्वल टू the rate of change of momentum is directly proportional to the force. So when momentum कब कंजर्व होती है? when f is equal to 0, यानी कि dp upon dt is equal to 0, which implies dp is equal to 0. और dp मतलब चेंज इन मोमेंटम. किसी चीज का चेंज अगर 0 है दैट मींस डेफिनेटली चेंज का मतलब होता है हम दो चीजों को जो वो माइनस करके देख रहे होंगे. तो चेंज जो है वो अगर 0 है दैट मींस वो चीज जो है वो वैल्यू जो है वो उसकी क्या होगी, हो चुकी होगी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही होगी. तो जब चेंज नहीं हो रही होगी तो उसका चेंज जो है वो क्या होगा? डेफिनेटली 0. सो पी जो है वो क्या होगा जब चेंज जो है वो, इसलिए 0 क्योंकि पी जो है वो क्या हो चुकी होगी? कांस्टेंट, यानी मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है. पी अगर कांस्टेंट है दैट मींस इसको जो है वो हम कंजर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है वो एक चीज पता चली कि जब कोलिजन होता हो तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो वो लगा पाएंगे. एक चीज तो ये क्लियर होगी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो वो लगा पाएंगे कब? बिफोर और आफ्टर में, यानी कि बिफोर को हम इनिशियल बोल सकते हैं और आफ्टर में जो है वो क्या बोल सकते हैं? फाइनल जो स्टेज होगी. तो बिफोर के लिए जो है वो हम इनिशियल बोल सकते हैं, आफ्टर के लिए जो है वो फाइनल बोल सकते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो इज या कैन बी अप्लाइड या फॉलोड, ऐसे भी जैसे जो वो समझ में आए, तो कैन बी अप्लाइड.
ठीक है। हाँ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोलिजन जो इन कोलिजन जो वो क्या होता है, वन, a strong force acts between the two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and the momentum of the interacting particle changes. So सबसे पहले ये, और दूसरा क्या कि जब कांटेक्ट हो रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि द फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। जैसे जो स्नूकर होते हैं, बॉल्स होते हैं, उनमें फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है, बट जैसे पार्टिकल्स होते हैं, द कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस, उसमें जो वो बिना टच किए ही जो है वो पार्टिकल, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, तो उसमें जो है वो पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल जो बिना से न्यूक्लियस के जो है वो बिल्कुल पास जाके जो है वो अपनी डायरेक्शन जो वो रिवर्स कर लेता है, मतलब वो रिट्रेस करता है अपने पास को। दैट मीन्स उस पहले तो वो उसकी तरफ जा रहा था, अब जो है वो उससे अवे जाने लग पड़ा। तो ऐसा जो है वो तभी हुआ जब उसके साथ वो कोलाइड कर गया, पर कोलिजन तो हुआ बट उसमें कॉन्टेक्ट जो वो नहीं आया। तो ये जो है वो कोलिजन की जो है वो कुछ स्टेजेस जो वो होती हैं, मतलब मेनली जो वो आइडेंटिफिएबल जो स्टेजेस होती हैं कोलिजन की, वो होती हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड देन आफ्टर जो है। और इनमें जो बिफोर और आफ्टर में हमारी फोर्स जो वो इंटरेक्शन नहीं हो रही है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही है, दैट मींस वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो ये सब चीजें जो है वो बल्कि ये हमें लॉज ऑफ मोशन में जो है वो हमने पढ़ी थी मोमेंटम से रिलेटेड, जो तो उसी को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि कोलिजन जब है, कोलिजन के जो है वो इसके जो है वो कोलिजन के, तो मेनली मैं टाइप्स जब बात करूंगा तो मेनली तीन तरह के कोलिजन होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब इन टाइप्स को जो है वो किससे, टाइप्स ऑफ कोलिजन में जो है वो हम प्रॉपर्टीज जो है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके हिसाब से जो वो इसकी टाइप जो वो बना रखी है। तो टाइप ऑफ कोलिजन में पहला जो टाइप है कोलिजन का, उसे बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन। अब सबसे पहले कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब कोई दो बॉडीज आपस में जो वो इलास्टिकली जो वो कोलाइड करी, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक हो रहे हैं कोलिजन, तो ऐसे केस में जो है वो उनकी एनर्जी जो वो चेंज नहीं होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर। थोड़ा ऐसे सोचो कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, लेट्स से ये बॉल थी और इसको जो है वो ड्रॉप किया फ्लोर के ऊपर, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये बॉल जो है वो फिर दोबारा जो है वो उसी हाइट तक जो है वो रिबाउंड कर रही है। सो दैट मीन्स एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे कोलिजन को बोल रहे हैं हम इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में जो है वो क्या कंडीशन होती है इलास्टिक कोलिजन में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दूसरा जो कोलिजन था वो था इनइलास्टिक, और फिर थर्ड होता है सेमी इनइलास्टिक। दूसरा जो है वो कौन सा है, इनइलास्टिक। यानी इनइलास्टिक में जो है वो हमारा एनर्जी का जो वो लॉस हो रहा होगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन में जो है वो बॉडी जो है वो दोबारा उतनी हाइट पे जो है वो नहीं आएगी। लेट्स से मतलब हमने एक हमारे हाथ में बॉल है और वो 5 मीटर हाइट से जो है वो, या जो वो 2 मीटर हाइट से जो वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर वो दोबारा से 2 मीटर पर वापस आ गई, दैट मींस कोलिजन क्या हुआ, इलास्टिक। पर अगर वो 2 मीटर पे नहीं आई, मतलब 2 मीटर से कम आई, तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो है वो कुछ डायग्राम से समझना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है वो बॉल को फेंका और जो है वो ये बॉल जो है वो फिर क्या दोबारा जो वो उतनी हाइट तक जो वो रिबाउंड नहीं करी, तो उसे बोला जाता है इनइलास्टिक कोलिजन। ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है, इसी का एक और कोलिजन कहलाता है जब हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, मतलब वर्ड जो है वो ध्यान रखना है हमने, कि जब हम कह रहे होंगे कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में
देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ एनर्जी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है, टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये कि टू बॉडीज, दैट इज जो टू बॉडीज होंगी दे स्टिक टुगेदर, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो वो चिपक जाएंगी। जैसे अ बुलेट फायर्ड एंड रिमेन एम्बेडेड इन द बॉडी, तो दैट इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या अ मड थ्रोन ऑन द वॉल और मूव, मड जो वो चिपक गया तो दैट इज आल्सो द इनइलास्टिक कोलिजन, यानी कि सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अगर डायग्राम से समझना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये थी बॉल और ये यहाँ पे और अब वो यहीं जो है वो रह गया। तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन जो वो इज नोन एज अ परफेक्टली इनइलास्टिक। जबकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो है वो क्या रहेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी से जो वो हिट किया था उतनी से जो वो वापस रिबाउंड करेगा। यानी अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से गिरा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही दोबारा वापस आ रहा है, तो दैट मींस इलास्टिक कोलिजन है। पर अगर 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है और वापस जो वो 5 मीटर से आ रहा है या 3 मीटर से आ रहा है तो दैट मींस इनइलास्टिक कोलिजन है। अब देखो एक लास्ट जो था दैट इज कॉल्ड थर्ड जो टाइप ऑफ कोलिजन है उसे बोला जाता है सेमी सेमी इलास्टिक। तो सेमी इनइलास्टिक में नाम से पता चल रहा होगा कि सेमी इनइलास्टिक का मतलब है कि इसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन जो वो मिक्स हो रहे होंगे। कि सेमी इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच में जब कोलिजन हो रहा होगा तो उसे बोला जाता है सेमी इनइलास्टिक। ऐसे ही एक और तरह का जिसमें जो ज्यादातर नेचर में जो होते हैं वो उन्हें बोला जाता है सुपर इलास्टिक जो होते हैं, जिनमें जो है वो क्या हुआ कि कोलिजन होने के बाद जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जैसे वो क्रेजी बॉल्स होती हैं हमने फेंकी और वो बॉल जो बहुत ज्यादा स्पीड से जो है वो पीछे रिबाउंड करती हैं, तो वो जो है वो सुपर इलास्टिक कोलिजन जो है वो कहलाते हैं। बट हम उनके बारे में जो बात नहीं करेंगे, हमने जो है वो सिर्फ कौन से सीखने हैं, दो कोलिजन जो है इलास्टिक और एक है इन इलास्टिक। और ऐसे ही इलास्टिक में इलास्टिक ज्यादातर हम परफेक्टली इलास्टिक ही ले रहे होंगे और इन इलास्टिक में जो है वो इन इलास्टिक में परफेक्टली इन इलास्टिक जो है वो जब होगा तो उसके बारे में, अदरवाइज इन इलास्टिक कोलिजन है तो दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ पॉइंट्स के टर्म में जो हम बात करें कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में जो है वो क्या क्या चीजें जो वो जरूरी है, तो अभी मैं फिलहाल ये जो है वो हमने इन ये इलास्टिक कोलिजन के बारे में लिखा है तो उसी में जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं और पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे चॉइसेस दे रखी होंगी तो उसमें जो है वो बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो वो क्या है कि जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे होते हैं तो क्या कंडीशन है कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो कि ये कोलिजन जो वो इलास्टिक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, आइदर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, मतलब एक जो है वो हो गया कंडीशन जो है वो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं कि तुम्हें पूछा जाए कि कंडीशन क्या होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता है तो कंडीशन जो है वो क्या हुई बच्चों, एक है कि आइदर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इधर या इधर जैसे भी रीड करना, इधर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सिंपली जो है वो याद क्या करना कि कोई फोर्स जो है वो नहीं लगनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगनी चाहिए। और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आइदर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग या एक्ट्स, या और क्या सिचुएशन हो सकती थी, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो वो शुड बी कंजर्वेटिव, और एक्सटर्नल फोर्सेस should be conservative।
और पता ही था ना कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वो क्या कौन सी होती हैं, व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव, सॉरी ये कंजर्वेशन लिख दिया, दैट शुड बी आइदर कंजर्वेटिव। तो एक तो ये होगी इलास्टिक कोलिजन के लिए जो वो कंडीशन, देयर शुड बी कंजर्वेटिव। साथ में और क्या होना चाहिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है इज नॉट ट्रांसफर्ड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। दूसरा पॉइंट जो वो क्या बना कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट, मैकेनिकल एनर्जी में जो वो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड in other form of energy, in other form of energy। एक तो ये जो वो कंडीशन होगी, साथ में अगर इसी से रिलेटेड जो वो कई बार, जरूरी नहीं है कि मैं ये अभी तुम्हें कंडीशन बोल रहा हूँ, हो सकता है वो बोल दे कि इससे रिलेटेड जो वो प्रॉपर्टी बताओ, या इससे रिलेटेड जो वो ये बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक इलास्टिक कोलिजन के लिए, जो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हो सकता है कि वर्ड जो वो तुम्हें प्रॉपर्टीज बोला जाए कि प्रॉपर्टीज बताओ इलास्टिक कोलिजन की, या कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड जो यूज कर रखा हो। तो क्या है वो एक, और यही चीज जो वो आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे कि जब कोलिजन हो रहा है, जैसे हमने पहले बोला था कि जब कोलिजन होता है तो ड्यूरिंग द कोलिजन इंटरेक्शन होती है, फोर्सेस एक्ट करती हैं फॉर कम टाइम के लिए, तो उसमें जो वो क्या हुआ, जो मोशन जो है यानी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, मतलब बिफोर और आफ्टर जो वो कुछ अलग होंगी। तो वो बिफोर और आफ्टर की वेलोसिटीज को अगर रिलेट करना है और उनको फाइंड आउट करना है बाद में कि उसकी वेलोसिटी जो वो क्या होगी अगर कोलिजन जो इलास्टिक हो रहा है, तो ऐसे केस में जो वो उसके लिए जो वो हम कंजर्वेशन जो वो यूज करेंगे। तो एक आ गई टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, पहली प्रॉपर्टी होगी कि टोटल मोमेंटम of the system is conserved। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो वो लगे, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि जो P फाइनल होगा और वो इक्वल टू P इनिशियल होगा। पर बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि हमने जो वो जब ये इक्वेट भी कर रहे होंगे तो क्योंकि डायरेक्शन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में जो है डायरेक्शन जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो रखा करा हो। तो एक चीज ये डायरेक्शन का ध्यान देना है। दूसरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। दूसरा क्या बन गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी K डॉट ई लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तीसरी चीज जो टोटल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व का मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, एक मिनट मैं तीसरे पे आने से पहले, इसका मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो थ्रू आउट द जो वो कोलिजन जो वो कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी, ये याद रखना। यहां से जो है वो मतलब जो लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द collision
is conserved. ठीक है, थ्रू आउट द कोलिजन जो है वो, मतलब जो कोलिजन थ्रू आउट, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये सब में जो है वो लीनियर मोमेंटम हम किसी भी स्टेज पे जो है वो कोलिजन वाली जो है वो बिफोर एंड आफ्टर में जो है वो हो रही होगी, बिफोर जब कोलिजन नहीं हो रहा होगा, आफ्टर जब कोलिजन हो चुका होगा, तो लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन जो है वो कंजर्व रही होगी जब तक ये प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा। बट जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व का मतलब है कि दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो सेम हो सकती है, बट थ्रू आउट द मोशन इज नॉट कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन जो है वो इज नॉट कांस्टेंट, ये कंजर्व्ड, कांस्टेंट और कंजर्व्ड, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो थ्रू आउट द मोशन जो है वो कंजर्व नहीं होती। अब आए लास्ट फाइनल, जो टोटल एनर्जी होती है, दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब टोटल एनर्जी का मतलब होता है दैट इज सम ऑफ, टोटल एनर्जी में सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी is conserved। तो टोटल एनर्जी जो कंजर्वेशन तो लगेगी। तो ये जो, तो लीनियर मोमेंटम पूछा जाए, क्या लीनियर मोमेंटम जो वो थ्रू आउट द कोलिजन कांस्टेंट रहती है? तो यस, लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द कांस्टेंट रहती है लास्ट के केस में। ये पूछा जाए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो यस, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। पर ये बोला जाए कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द कोलिजन जो वो कांस्टेंट रहती है, तो आंसर हुआ नो। तो थ्रू आउट द मोशन इज नॉट कांस्टेंट, बट ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम जो वो रहेगी। क्लियर? आई होप सो ये पॉइंट। अब इसी को अगर तुम्हें जो है वो अगर पूछा जाता कि अब बताओ इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन जब बोला गया होगा तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा? तो इन इलास्टिक कोलिजन में जो वो प्रॉपर्टीज में जो वो चेंज क्या आएगा, मैं इसी पे जो है वो यहाँ पे अभी जो प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, इन्हीं में जो है वो, ये तो मैंने लिखी इलास्टिक, अगर सपोज ये इन इलास्टिक में जो आना होता, इन इलास्टिक में, इन प्रॉपर्टीज में जो वो कौन सी जो वो रहनी थी, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड, ये इन इलास्टिक विजन में होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, ये बन जाना था। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल जो वो नॉट इक्वल होनी थी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यस कंजर्व रहनी थी। तो अगर इन इलास्टिक के लिए प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाएंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, पर काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन जो वो नहीं लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि जब व्हेन देयर इज अ लॉस इन द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, पर टोटल एनर्जी जो है वो तो कंजर्वेशन जो वो रहती है, क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में जो वो चेंज हो रही होगी। एक और तरीका होता है, एक और मेथड है, एक और मेजरमेंट का जो है वो वे है, जो ये बताता है कि इससे जो है वो हमें ये पता चलता है, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करता है, बताता है कि ये जो कोलिजन है वो किस टाइप का कोलिजन है। तो टाइप ऑफ कोलिजन जो वो इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय अनदर क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
It is also very important. Coefficient of restitution. Spelling there. Restitution. Yes, coefficient of restitution. ये आई जो नहीं होगा. Coefficient of restitution. अब पहले समझते हैं कि तो जैसे मैंने बताया कि coefficient of restitution जो है वो हमें टाइप ऑफ कोलिजन का जो वो आइडिया देगा. यानी अगर मुझे जो वो टाइप ऑफ कोलिजन जो डिटरमिन करना है तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिटरमिन करूंगा तो पता चल जाएगा कि ये कोलिजन जो किस तरह का किस टाइप का कोलिजन है. इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में जो वो लाई करती है ज्यादातर, और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब है क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट मेजर द measurement of the elasticity of the collision जो है वो measurement of the elasticity of the collision. Of the collision is known as a coefficient of restitution. मतलब the measurement of the elasticity of the collision. Yeah. Type it. ऐसे लिख लेना पूरा कि it is the measurement of the elasticity of the collision or type of collision जो वो determine करता है coefficient of restitution. And it is a dimensionless quantity, unitless quantity. It is dimensionless and unitless. अभी ये पता चल जाएगा कि क्या कह रहे हैं, unitless क्यों है, और ज्यादातर जो इसकी वैल्यू जो its value can be 0 और 1 हो सकती है. So जब हम coefficient of restitution इसको डिनोट करते हैं हम E से, and coefficient of restitution E is equal to the relative velocity before relative velocity after the collision divided by the relative velocity before the collision. Velocity before the collision. So E is equal to the, कैसे आप define कैसे कर देंगे? It is the ratio of the relative speed or velocity after the collision to the relative velocity before the collision. इसको थोड़ा और अच्छे से elaborate करते हैं कि let's say ये एक बॉडी थी A, ये थी दूसरी बॉडी B, ये अब कोलाइड होने जा रही हैं. A की वेलोसिटी इनिशियल जो वो U1 कह दें, B की जो इनिशियल वेलोसिटी जो वो U2 कह दें, और हम ये मान के चल रहे हैं कि A जो वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, B की स्पीड कम है, तभी A जो वो पीछे से आके जो वो B के साथ जो वो टकराएगा. तो ये सिचुएशन जो है ये जो बोली जा सकती है ये है बिफोर कोलिजन. अब हम बिफोर कोलिजन मतलब अभी ये कोलिजन होने जा रहे हैं.
तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी होती, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जानी थी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो u1 माइनस u2, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो रिलेटिव हो जाता है ना, तो सेम डायरेक्शन में है तो u1 माइनस u2, ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जानी थी बिफोर द कोलिजन। फिर दूसरी सिचुएशन दे लें, बॉडी का ये जो है वो अब वेलोसिटी जो a जो है वो v1 से जा रहा है और b जो है वो v2 से जो है वो जा रहा है, ये हमने बना दी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन हो गया उसके बाद जो है वो सिचुएशन। तो वेलोसिटी जो जैसे हमने बोला था कि वेलोसिटी बदल जाती है, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो लिख सकते थे हम v2 माइनस v1। अभी मैं v2 माइनस v1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब ये टकराएगा a जो है वो, तो उसकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली क्या हुई होगी, टकराने से कम हुई होगी, और b की जो स्पीड जो है वो क्या हुई होगी, बड़ी होगी। तो ऐसे केस में v2 माइनस v1 जो है लिखा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि v2 जो वो ग्रेटर देन v1 है। तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे जो है वो हमने रिलेट किया, E इज इक्वल टू v2 minus v1, this is the velocity after the collision। इसे हम आफ्टर सेपरेशन भी बोल सकते हैं, कई बार वो वर्ड यूज कर रहा होता है कि वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, तो कोलिजन हो चुका है उसकी बात की बात करिए, तो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज बिफोर द कोलिजन, तो u1 माइनस u2, और ये जो है वो दिस इज द फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये अलग अलग सिचुएशन में यूज करना हम सीखेंगे बाद के लेक्चर में, जैसे जैसे हम इससे रिगार्डिंग पढ़ते जाएंगे। सो एक तो ये फार्मूला हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है, इट डिटरमिन द it is a measurement of the it measure the elasticity, it is the measurement of the elasticity of the collision, एंड साथ में जो टाइप ऑफ कोलिजन। अब टाइप ऑफ कोलिजन जो वो मतलब क्या है, कैसे जो है वो टाइप ऑफ कोलिजन जो बता रहा है, तो देखो टाइप ऑफ कोलिजन जो वो कैसे जो इससे पता चलेंगे वो देखते हैं। टाइप ऑफ कोलिजन, ऐसे यहाँ टाइप लिख देता हूँ, फिर टाइप मतलब पहला जो है वो हम कहें इलास्टिक, या 1 by 1 जो है वो करता चलता हूँ। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल जो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि रिबाउंडिंग जो होगी वो ऑफ द बॉल जो विद द सेम स्पीड होगी, जितनी स्पीड से हिट करेगा उतने से वापस रिबाउंड करेगा। तो रिबाउंडिंग ऑफ द बॉल जो वो एक एग्जांपल हो गया इलास्टिक कोलिजन का। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू जो वो क्या रखी जाएगी, क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल अगर सेम है तो दैट मीन द वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो बिफोर एंड आफ्टर जो मस्ट बी सेम। अगर वो सेम है तो दैट मीन्स ऊपर और नीचे जो वो सेम लिखा जाएगा तो वो आपस में कट जाएंगी, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ई की वैल्यू हो जाएगी 1। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो वो ई की वैल्यू जो वो 1 होती है, कैसे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल और इनिशियल। एग्जांपल हम कह सकते हैं कि दैट इज द एग्जांपल क्या हो गया, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल with same speed, with same speed, तो that is collision जो वो कैसा आ गया, इलास्टिक कोलिजन हो गया। दूसरा जब हम बात करें इन इलास्टिक में, दूसरा हो गया इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक में जैसे मैंने बोला था कि हर बार जरूरी नहीं होते परफेक्टली इन इलास्टिक हो, तो इन इलास्टिक कोलिजन तो है ही है, फिर हमें जो वो डिस्कस करना पड़ेगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी। तो इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में हमारी काइनेटिक एनर्जी जो थी इनिशियल ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि लॉस हो रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो वो कम होगी। तो ये जो वो सिचुएशन रहेगी कि नहीं,
कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या, कम। ठीक है, उसके बाद जो ई की वैल्यू है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो ई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 इन इलास्टिक कोलिजन में, ऐसा कुछ जो वो हो रहा होगा। यानी कोलिजन बिटवीन द टू गाड़ियां जो टकराई हैं वो एक इन इलास्टिक कोलिजन था। अक्सर जो है वो मान लो साइकिल और साइकिल टकरा दी, ऑटोमोबाइल जो वो कोलिजन जो है वो एग्जांपल ले लें कि कोलिजन ऑफ बिटवीन द ऑटोमोबाइल, कोलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल। मोबाइल्स, तो कोलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल्स जो है वो ज्यादातर ये हम सड़क पे जो अक्सर ये कोलिजन जो देखने को मिलते हैं तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, जिनमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और फाइनल जो है वो कम होगी। फिर बात करें हम परफेक्टली इनलास्टिक, क्योंकि अब परफेक्टली इनलास्टिक हो रहा है कोलिजन, जो इसी का जो है वो फर्दर जो सब पार्ट था कि परफेक्टली इनलास्टिक में जो है वो क्या होता है, परफेक्टली इनलास्टिक में जो है वो टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी बॉडी जो है वो स्टिक कर जाती है, स्टिक टुगेदर। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में जो है वो बॉडीज जो है वो क्या करती है, कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर। क्या होता है इसमें, दैट इज द कोलाइडिंग बॉडीज stick together। तो हमारा लॉस जो हो रहा होगा, यानी कि जो फाइनली जो है वो टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, तो कोलाइडिंग बॉडीज जो है वो क्या कर गई, स्टिक कर दी, चिपक गई एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि bullet gets embedded in the block, bullet embedded in the block on hitting। तो ये एग्जांपल हो गया परफेक्टली इनलास्टिक का। या जैसे मड थ्रोन ऑन द वॉल, वो भी जो एक एग्जांपल हो गया। जो उपले बनते हैं इसके काउडंग के, तो वो भी जो है वो एक एग्जांपल होता है, दैट इज अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का। तो ऐसे केस में जो है वो ई की वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दे आर नोन एज अ परफेक्टली इलास्टिक। और जैसे सुपर इलास्टिक हो रहे होंगे तो ई की वैल्यू तो ऑब्वियसली जो है वो ग्रेटर देन जो वो 1 हो जाएगी। सो ये कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, कोलिजन से रिलेटेड, कि जिसमें जो है वो हमें परफेक्टली जब हो रहा होगा इलास्टिक कोलिजन तो ई की वैल्यू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा होगा तो ई की वैल्यू जो वो 0 रहेगी। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वैल्यू ऑफ, जैसे कि मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई, तो अभी मैं हमें सिंबल पता चल चुका है, तो हमें ई की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है इन द कोलिजन ऑफ टू बॉल्स एज शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम देखते हैं कि एक ये बॉडी है, ये बॉल है, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये दूसरी ये है, ये भी है, ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, वो भी से पीछे वाली जो वो हिट करेगी। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो है वो सिचुएशन ए जो है वो
चलने लग पड़ी 4 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है वो चलने लग पड़ी 6 मीटर पर सेकंड से। सो ये जो है वो ये इसे कह सकते हैं दिस इज बिफोर कोलिजन। और ये जो है वो है आफ्टर कोलिजन, यानी जब सेपरेशन, जब कोलिजन हो गया उसके बाद की सिचुएशन है। नाउ हमें क्या निकालना था, E। सो E is equal to, we know the formula for E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2। तो सिंपली जो वैल्यू पुट करो। हाँ, एक और चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि जो साइन के साथ जो वो चलना है, साइन के साथ चलने का मतलब कि डायरेक्शन जो वो वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर में है ना, वेलोसिटीज जो वेक्टर में होंगी तो इनके डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर चीज जो है वो जैसे इस तरफ जो है वो जाने वाली चीजें जो है होंगी वो क्या लेते हैं हम उनको पॉजिटिव, जो इस तरफ जा रही होंगी यानी कि ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेंगी और इस डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव लेगी। ये कन्वेंशन जो तुमने चूज करने हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, जो वो हमेशा ये याद रखना कि जब भी हमें जो वो डायरेक्शन का ध्यान रखना तो विद द साइन के साथ जो वो इनको पुट करना। जैसे कि अभी तुम्हें दिख रही होंगी डायग्राम में, जो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन है वो दोनों बॉडीज जो वो सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसे कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन कोलिजन जो है वो दो तरह के रहेंगे ज्यादातर, एक होगा हेड ऑन, एक होगा इन सॉरी ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन मतलब जिसमें टकराने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते, डिफरेंट डायरेक्शन में जो वो मूव करते हैं। पर अभी जो टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में जो चल रहे हैं तो दैट कोलिजन इज नोन एज अ हेड ऑन कोलिजन, या हेड ऑन वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हैं उसे। एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जो कोलिजन हो रहा है। सो अभी वैल्यू पुट करते हैं V2 और V1 की। तो V2 की वैल्यू होगी यहाँ पे 6, V1 की वैल्यू होगी 4, और U1 की वैल्यू होगी 10 और U2 की होगी 5। ये इजी जो वो पता चल रहा होगा, डायग्राम से रीड हो रहा होगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2/5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 0.4। यही है ना, क्योंकि यूनिट तो होते नहीं इसके, इसकी वैल्यू जो वो 0.4। तो वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये जो वो ऐसा कोलिजन है तो इसमें जो वो ई की वैल्यू 1 नहीं आई, दैट मीन्स ये परफेक्टली जो है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है। और ई की वैल्यू 0 आती तो हम कहते हैं ये परफेक्टली जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन है, पर वो भी नहीं है रहा। तो ये जो कोलिजन है जो मैंने बात करी थी वो इसके बीच में जो है वो सेमी इलास्टिक और सेमी जो है वो इनइलास्टिक। तो कुछ सेमी इलास्टिक कोलिजन्स जो वो होते हैं तो ये जो है वो सॉर्ट ऑफ जो है वो सेमी जो है वो इलास्टिक और इलास्टिक में जो वो लाई करेगा। तो ये ऐसा। एक और क्वेश्चन फाइनली, ध्यान से जो है वो डायग्राम को समझना फिर आंसर करना। जैसे मान लो ये कोलिजन जो हो रहा है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हें ये कह रखा है कि दिस कोलिजन is elastic, this collision is elastic। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में जो वो गिवन है। अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इसका मतलब E की वैल्यू जो वो क्या होगी 1 होनी चाहिए। द कोलिजन इज इलास्टिक बिटवीन द फुटवॉल एंड अ वेरी हैवी प्लैंक। ये कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, दिस कोलिजन जो है वो बिटवीन, दिस कोलिजन इज इलास्टिक बिटवीन footwall and heavy plank। हैवी प्लैंक के बीच में जो है वो कोलिजन हो रहा है। फाइंड द रीबाउंड स्पीड ऑफ द फुटबॉल, फाइंड द rebound speed of the
फाइंड द रिबाउंड स्पीड ऑफ द बॉल। कैसे जो वो करेंगे इसको, क्वेश्चन को पहले वैल्यू दे रखी है, दिस इज अ प्लैंक, ये एक हैवी प्लैंक है, इसके साथ जो वो ये फुटबॉल हो गया, प्लैंक भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, और हमें फुटबॉल की वेलोसिटी जो है वो हमें बतानी है कि कितनी होगी। लेट्स से v जो है वो कह दें कितने से रिबाउंड करेगा। यहाँ पे और पहले ये फुटबॉल जो वो इधर से जो वो जा रहा था, तो विद वेलोसिटी ये दे रखी 8 मीटर पर सेकंड। तो ये सिचुएशन है, तो ये प्लैंक है जिसके साथ ये फुटबॉल जो जाके टकराया, फुटबॉल और प्लैंक दोनों, यानी कि यहाँ पे दोनों कोलाइडिंग बॉडी जो है ड्यूरिंग द कोलिजन द स्पीड ऑफ द प्लैंक जो है वो ऑब्वियसली डज नॉट चेंज, क्योंकि ये फुटबॉल को जो है वो जब फुटबॉल बजेगा प्लैंक के साथ तो प्लैंक की स्पीड को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगी। इट्स अ वेरी बिग हैवी प्लैंक, एंड सो फुटबॉल जो रिबाउंड करेगा तो वो कितने से जो वो करेगा। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें जो है वो अब तुम्हें u v की टर्म में जो है वो अब चलना है, तो v2 और v1 जो है वो तुम्हें सोचना है कि v2 क्या होगा, v1 क्या होगा। तो v2 और v1 जो है वो फाइनल स्टेजेस की बात कर रहे होते हैं, तो इसे ये जो v2 ये जो रिबाउंड स्पीड है ये जो है वो हमारी v2 जो है वो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, ये v2 हो सकती थी। ये जो है वो जो u1 है वो ये हो सकती है, ऑफ कोर्स यही है u1 जो वो ये है। u2 क्या है हमारी ये प्लैंक की, u2 जो वो ये होगी। उसके बाद v जो 1 है वो क्या होगी, v1 जो है वो क्या रहेगी, दैट इज सर ओके, इसको जो है वो हमें v2 minus v1 e is equal to v2 minus v1 अपॉन u1 minus u2, ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। तो साइन के साथ जो वो चलेंगे, जस्ट वेट, किसी को u1 और u2 जो हम मान के चलते तो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि u1 है तो इसको मैं v1 लिखता हूं, फिर इसको मैं v1 लिखता हूं जो v मानी होगी, और क्योंकि प्लैंक को सेकंड बॉडी ले रहे हैं हम तो इसको जो वो v2 बोल रहे हैं, यही है सिचुएशन। सो v2 माइनस v1, ओके, अब अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि कोई एक कन्वेंशन है तुम्हारे जो वो हिसाब से कि जो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो लाइक लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उनको पॉजिटिव मान लो, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उनको नेगेटिव मान के चलो। तो v2 माइनस v1, तो v2 प्लैंक प्लैंक अभी भी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो v2 कितना है हमारा 2 माइनस जो v1 है वो कितना है v, ये भी उसी साइड में जो रिबाउंड हो रहा है, और डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, तो u1 है हमारा 8 तो ये माइनस होगा क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में है, इसको अगर हमने जो नेगेटिव माना है, और जो u2 होगा वो है 2 तो ये -2, तो दिस इंप्लाइज ई, सॉरी ई की वैल्यू भी हमें पता है तो वो हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करें तो 1 इज इक्वल टू
2 minus v upon minus 10, तो which implies ये हो गया -10, इधर आ गया ये -2, तो v इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ गया 12। देख लो प्लस में ही आ रही है, तो डायरेक्शन हमारी जो हमने जो कन्वेंशन ले रखी है वो मैच कर रही है, तो ये 12 मीटर पर सेकंड से जो वो फुटबॉल जो रिबाउंड करेगा। कोई डाउट इसमें? सर वुडन प्लैंक तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी स्पीड कैसे हो सकती है? नहीं दे रखी है, मैंने लगाई है, ये देखो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सर बट ये तो अपनी प्लेस पे ही खड़ा है, उसी पे चाहिए रिएक्शन शो कर रहा, पर मूव थोड़ा ना कर रहा है। अरे ओके, 1 मिनट, मैं स्टॉप कर देता हूँ ना, फिर उसके बाद